हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 28 अप्रैल का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे और जो एडिटोरियल आपका है उसको भी हम कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम इस पूरे एडिटोरियल एनालिसिस में कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो स्कीम्स है, जो आपके जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है इंटरनेशनल, उसको भी हमने कवर किया है। नोट्स उसका है अलग से, जिसको कि आप अपने नोट में लिख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ब्रीफ नोट्स भी है। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर ले, और बेल नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं दबाया है सब्सक्राइब के बाद बेल नोटिफिकेशन दबा ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स का आज हम वीडियो अपलोड करेंगे बैंकिंग को लेकर के, उसको भी आप देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आप दबाएंगे तो आपको जो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको आप देख पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आफ्टर SC रैप ECI बैन्स विक्ट्री प्रोसेशंस ऑन काउंटिंग डे। तो ये जो आपने देखा हुआ थोड़ा दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक तरह से अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया था कि भाई आपने जो है कोविड नियम को ठीक से पालन नहीं करवाया रैली में, जिसके कारण केसेस जितने बढ़ गए, स्पेशली मद्रास और तमिलनाडु और पुदुचेरी में और बाकी जगहों पर। तो इसको लेकर के फिर उन्होंने कहा था, इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शन दिया था हाईकोर्ट ने कि आप जो है जो काउंटिंग डे है उस दिन के लिए आप स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन निकालें कोविड नियमों के लिए। तो इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपना एक ऑर्डर निकाला है कि जो विक्ट्री प्रोसेशन होता है बेसिकली, जैसे जो कैंडिडेट जीतते हैं तो वो एक रैली निकालते हैं या फिर रोड शो करते हैं, उसको बैन कर दिया इन्होंने सारे जगहों पर। और अगर आप जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, जैसे DM होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर या जो SDM होते हैं, तो वो आपको जो सर्टिफिकेट लेना है उसके लिए आप जो है सिर्फ 2 लोग ही अलाउड टू अकम्पनी विनिंग कैंडिडेट। तो विनिंग कैंडिडेट के साथ आप 2 लोग जा सकते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसके अलावा कोई रैली या रोड शो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कोविड को देखते हुए यहाँ पे किया गया है। इलेक्शन कमीशन का रोल आपको जानना जरूरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसको डिटेल में आप पढ़ ले। और उसके बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये क्या होता है, ये लीगलाइज क्यों नहीं है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें कि ये क्या होता है बेसिकली, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या पावर होता है। तो ये रेगुलर आर्टिकल्स हम डील करते हैं, तो इसीलिए आप रेगुलर जो टच में रहे हिंदू एनालिसिस के, आपको जो सारी चीजें कवर हो जाएगी अगर आप डेली आप इसको देखेंगे। तो प्रीवियस अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कोई हिंदू न्यूज़पेपर का, तो उसको आप जरूर जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, और इससे आपका जो पूरा कवर हो जाएगा आपका एग्जाम के लिए, आपको और कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, इंडिया में गेट मेजर शेयर ऑफ US वैक्सीन एक्सपोर्ट। तो ये बेसिकली जो USA पे था कि आप रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, इसके बाद और भी कुछ थी। तो उसमें जो है अभी देखा जा रहा है कि USA ने अनाउंस किया है कि इनके पास जो 60 मिलियन डोजेज हैं आपका एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन का, तो इसको ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, सिर्फ इंडिया को नहीं। तो ऐसा माना जा रहा है, अभी ये श्योर नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज जो है वो इंडिया के पास आएगा, क्योंकि इंडिया में कोविड कैसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम शेयर जो है इंडिया को मिलने की संभावना है। तो ये जो है बायोलेटरल रिलेशन जो है आपका GS पेपर 2 में, इस पे आप लिख सकते हैं कैसे जो है इंडिया ने इसको चीज़ को अचीव किया है थ्रू निगोशिएशन, थ्रू जो है प्रेशर बिल्डिंग। तो ये चीज़ को आप GS पेपर 2 में इंडिया USA रिलेशन में आप इसको लिख सकते हैं, इंडो US में। ठीक है, तो कोविड पेंडेमिक के समय में कैसा रिलेशन रहा है। नेक्स्ट आपका SC रिफ्यूजेस टू इंटरफेयर इन दी वर्क ऑफ हाई कोर्ट्स। तो ये बेसिकली थोड़ा दिन पहले हमने कवर किया था न्यूज में, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो अपना पिटीशन लिया था, केस लिया था कोविड मैनेजमेंट को लेकर के देश में। तो एक जो है ना, एक ना लॉयर्स ने, बाकी लीगल बॉडी ने कंसर्न जताया था कि आप जो है हाई कोर्ट का से आप केसेस को ट्रांसफर ना करें। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इसको हमने पहले भी डील किया था एडिटोरियल में। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो हाई कोर्ट से केस जो है अपने आप अपने तरफ ट्रांसफर कर सके सुप्रीम कोर्ट में। इससे क्या होगा, हाई कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो वहीं खत्म हो जाएगा और वो सारा केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगी। तो इसके अगेंस्ट में लोग, लॉयर्स, लीगल बॉडी को लगा कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं उसको खत्म कर देगी और अपने पास ट्रांसफर कर लेगी। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि हम जो है इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं हाई कोर्ट के कामों में, हम लेकिन म्यूट स्पेक्टेटर बन के रह नहीं सकते हैं, हम सिर्फ देख नहीं सकते हैं, हमारा भी काम है इसको देखना, तो हम उसके सप्लीमेंट कर रहे हैं। सो हाई कोर्ट के काम को हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसको हटा नहीं रहे हैं। ये बेसिकली इन्होंने कहा SC का काम जो है कम्प्लीमेंट्री इन नेचर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का रोल क्या है, ये पहला हमारा जुडिशियल सिस्टम का प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर देखें। उसमें आपको डिटेल में कॉलेजियम सिस्टम, बाकी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर दिख जाएगा। तो और इसको हमने पहले भी डील किया है जुडिशियल, कल हमने एक डील किया है जुडिशियल फेडरलिज्म।
इसमें हमने इसी पॉइंट को हिंदू में आया था, तो इसको हमने डिटेल में डील किया, जुडिशियल फेडरलिज्म क्या होता है। तो इसी चीज़ पर बेस्ड है, तो इसको आप कल के आर्टिकल को, एडिटोरियल को देख सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशरी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या जुडिक्शन होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और जुडिशियल फेडरलिज्म इससे पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर देखें डिटेल में और इसका नोट्स आप बना लें। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है पेटेंटली रॉन्ग डिजाइन, ये एडिटोरियल है। इसमें बेसिकली पेटेंट एक्ट को बताया गया, पेटेंट एक्ट कैसे जो है वो कोविड के समय में स्पेशली या अदर समय में जो बेसिकली इंटरफेयर करता है एक तरह से, जो स्पेशली जो मेडिसिन के केस में अगर हम देखें, फार्मास्यूटिकल के केस में, तो पेटेंट एक्ट के कारण बहुत सारे लोगों को जो मेडिसिन जो मिलनी चाहिए वो उसको हैम्पर करता है। इसी का इन्होंने बताया है। पहला तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक तरह से कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2 अक्टूबर को इंडिया और यूएसए ने ज्वाइंट पिटीशन सबमिट किया था डब्ल्यूटीओ में कि भाई आप जो टेम्पोररी जो रूल्स है ट्रिप्स का, इसको आप टेम्पोरली सस्पेंड कर दें। ट्रिप्स का एग्रीमेंट का हम अब बताएंगे आपको। ट्रिप्स एग्रीमेंट बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है राइट्स, जैसे कि आपका कॉपीराइट हो गया, आपका पेटेंट्स हो गए, आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग हो गया, तो इसको आप थोड़ा दिन के लिए रिलैक्स करें कोविड को देखते हुए, स्पेशली कोविड केसेज में। जैसे कि आपका वैक्सीन का टेक्नोलॉजी अगर है किसी देश के पास, तो उसको दूसरा देश यूज कर सके, और जो मेडिसिन का आपका है जो पेटेंट है उसको आप रिलैक्स कर सके, ताकि जो क्विक एंड इससे क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ वैक्सीन कोविड के लिए काम आएगा, आपको इफिशिएंट वैक्सीनेशन का काम आएगा। तो ये बेसिकली इन्होंने कल पिछले साल इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ में अपना सबमिशन दिया था, पिटीशन दिया था। तो वेवर be allowed, countries will be in position among other things to facilitate free exchange of know-how and technology surrounding the production vaccine। इससे यही फायदा हुआ कि जो अलग किसी एक देश के पास अगर टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है वैक्सीन का, तो दूसरे देश को आसानी से दे पाएंगे, दूसरे देश उसको ले पाएंगे, और जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वैक्सीन का अलग अलग देश अपने हिसाब से कर पाएंगे। इससे कॉस्ट भी कम होगा और वैक्सीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। अभी क्या है, लिमिटेड कंपनी जो जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, एक्स्ट्राजेनेका है, इनके पास ही लिमिटेड जो है टेक्नोलॉजी है, ये खुद ही इनका जो प्रोडक्शन है ये वही कर सकते हैं और उनके कॉस्ट पे होगा। इससे जो है बहुत सारे देशों को, जो स्पेशली जो पुअर कंट्री है, उनको वैक्सीन नहीं मिल पाएगी बहुत टाइम तक। जैसे यहाँ पे दिया गया है, रिपोर्ट सजेस्ट दैट मोस्ट पुअर कंट्रीज, फॉर मोस्ट पुअर कंट्री इट वुड टेक अनलिस्ट 2024 बिफोर वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन अचीव्ड। तो गरीब देशों के लिए हो सकता है 2024 तक वो शायद अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए। तो ये इस चीज से हम बच सकते हैं अगर हम जो पेटेंट एक्ट है, जो पेटेंट को हम रिलैक्स कर सके और हर देश जो है उसको नॉलेज को शेयर कर सके। तो ये इस पिटीशन को दिया गया था, इसका हम समझ गए आपने कि क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन इस पिटीशन को कुछ देशों ने ऑब्जेक्ट किया था, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने, कनाडा ने, कुछ देशों ने इसको ऑब्जेक्ट किया था, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज है, इनके पास ऑलरेडी मेजोरिटी ऑफ वैक्सीन है, इन्होंने पैसा देके खरीद चुके हैं ये, और इन्होंने इस पिटीशन को ऑब्जेक्ट किया था। तो ये तो बैकग्राउंड है बेसिकली कि क्या इस आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या, ये आपने समझ लिया। पेटेंट को इस समय में क्यों नहीं होना चाहिए, पेटेंट का एक नेगेटिव साइड आप लिख सकते हैं। अब आते हैं, इन्होंने बताया पेटेंट क्या है। पेटेंट बेसिकली होता है एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, यूज और एंड सेल एन इन्वेंटिव प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो ये होता है प्रोसेस पेटेंट या प्रोडक्ट पेटेंट। इसमें जो है आपने जो प्रोडक्ट या प्रोसेस जो डेवलप किया है, इन्वेंशन किया है, नया चीज, उसको आप एक्सक्लूसिव, आपको राइट मिलता है कि आप ही उसको बेच सकते हैं अपने दामों पर। ये 3 ग्राउंड पे बेसिकली जस्टिफाइड किया जाता है पेटेंट को कि भाई नहीं जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो इसके फेवर में 3 चीजें कही जाती है। पहला, ऑन द आइडिया दैट पीपल हैव समथिंग ऑफ ए नेचुरल एंड मोरल राइट टू क्लेम। तो जो इसने इन्वेंट किया है उसको मोरल राइट है ओवर देयर इन्वेंशंस। तो ये एक पहला रीजन दिया जाता है पेटेंट के फेवर में। दूसरा रीजन क्या है कि एक्सक्लूसिव लाइसेंस प्रमोट इन्वेंशन एंड देयरफॉर बेनिफिट सोसाइटी। तो आप एक्सक्लूसिव लाइसेंस देंगे किसी को, तो वो इससे क्या लोगों को मोटिवेट होगा कि नहीं भाई, अगर मैं कुछ नया इन्वेंट करता हूं तो मुझे उसका एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा, मैं उससे कमा सकता हूं, और उससे बेसिकली इससे क्या होगा, बेनिफिट सोसाइटी को भी होगा, क्योंकि लोग जो है इनोवेट करना चाहेंगे, इनोवेशन के लिए एक मोटिवेशन होगा। और तीसरा जो है, बिलीव दैट इंडिविजुअल मस्ट बी अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर एंड मेरिट। तीसरा कि भाई इसने इतना मेहनत किया है, इन्वेंशन किया है, दिमाग लगाया है, तो उसको जो उसका काम का, उसकी जो टैलेंट है उसका, उसको इनाम मिलना चाहिए। तो ये 3 चीजें जो है पेटेंट लॉ के फेवर में कही जाती है कि पेटेंट लॉ क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये आपने पेटेंट का
पॉजिटिव समझ लिया, ये है ना क्या कंडीशन है, बैकग्राउंड क्या है। इसके अलावा हम आते हैं इंडिया और बाकी जो केस में कि क्यों पेटेंट एक तरह से गलत है। तो यहाँ पे 1959 में जो है एक कमेटी हमने बनाई थी, जस्टिस एन राजागोपाला IN के, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि एक्सेस टू अफोर्डेबल ड्रग्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस सफर्ड सिवियरली ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग डिजाइन। तो एग्जिस्टिंग डिजाइन उस समय जो था पेटेंट का, उसके कारण बहुत अफोर्डेबल ड्रग्स जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। टू सप्रेस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है पेटेंट्स का यूज करती हैं ताकि कंपटीशन को वो सप्रेस कर सके, कंपटीशन नहीं आए उस ड्रग के केस में जो मेडिसिन वो बना रही है, और वो अपने हायर दाम पे वो दवाई को बेच सके, ज़्यादा ज़्यादा दामों पे दवाई को बेच सके और ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो इस कमेटी ने सजेस्ट किया था, पार्लियामेंट ने फिर इसको माना भी, पेटेंट एक्ट 1970 लेके आई, जिसमें कि कंपलसरी लाइसेंसिंग का है और जेनरिक ड्रग को प्रमोट करने का था कि भाई अगर आप जो है, उसमें क्या था बेसिकली मोटा मोटी कि अगर कोई ड्रग्स पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, इंडिया में अफोर्डेबल प्राइसेस पे नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है दूसरी कंपनी को, जो कि उसको कम दाम में बेसिकली अवेलेबल कराएगी इंडियन मार्केट में। इससे क्या हुआ फायदा, इंडिया में जेनरिक मार्केट, ड्रग्स का मार्केट शुरू हुआ, जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स स्टार्ट हुए, और आज हम देख रहे हैं इंडिया में जेनरिक ड्रग्स का काफ़ी बड़ा मार्केट, काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पर, जो ऑल ओवर ग्लोब जो है जेनरिक ड्रग इंडिया से जाता है। तो ये आपने समझ लिया इंडिया के केस में। अब आते हैं कि दो यहाँ पे कॉमन आर्गुमेंट्स दिए गए हैं ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट प्रिवेलिंग पेटेंट रिजाइन, हमारे यहाँ जो पेटेंट रिजाइन है उसके अगेंस्ट में। पहला कि पेटेंट में कि ये जो कंपलसरी लाइसेंसिंग का है इसको हट नहीं रहना चाहिए, ये पेटेंट जरूरी है। इसके लिए दो रीजन दिए जाते हैं। अनलेस कॉर्पोरेशंस आर रिवार्डेड फॉर द इन्वेंशन दे वुड बी अनेबल टू रिकूप अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये कहा जाता है कि भाई पेटेंट इसलिए जरूरी है, जैसे यहाँ हमने देखा कि आपको जो जो कॉर्पोरेशन या जो मेडिकल कंपनी ने R&D पे खर्च किया है, उसके बाद नई ड्रग लेके आई है, तो उसको जब तक रिवार्ड नहीं मिलेगा अपने मेहनत का, R&D पे जो उन्होंने खर्च किया है उसको अमाउंट को वो रिकवर नहीं कर पाएगी, तो पेटेंट वो आगे से इन्वेंट करना नहीं चाहेगी। जो यहाँ हमने देखा मोटिवेशन नहीं होगा, एक ये कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है विदाउट राइट टू मोनोपोलाइज प्रोडक्शन देयर विल बी नो इंसेंटिव टू इनोवेट। तो यही चीज है कि भाई इंसेंटिव हम उसको दे रहे हैं ताकि वो इनोवेट कर सके, दूसरी कंपनियां भी इनोवेट कर सके। तो ये दो कारण दिए जाते हैं पेटेंट्स को लेकर के। यहाँ भी हमने देखा तीन कारण, सिमिलर कारण से, ये इंडिविजुअल के केस में है, ये कॉर्पोरेशन के केस में है, कंपनी के केस में। ये आपने समझ लिया। अब इसको इन्होंने, राइटर ने ऑब्जेक्ट किया है कि कैसे ये गलत है। पहला तो इन्होंने कहा वैक्सीन के केस में अगर हम देखें तो मॉडर्ना ने से जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो बेसिकली बेसिक रिसर्च कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और अदर पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज ने के रिसर्च से ही वो आया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इंडिविजुअली पूरा वो रिसर्च किया है, वो बेसिकली वो रिसर्च जो है पब्लिक डोमेन में था जिसको आपने यूज किया है और उसके ऊपर आपने वैक्सीन लेके ले आए हैं। तो इसके मतलब पब्लिक डोमेन रिसर्च का आपने यूज किया है। दूसरा, एक यहाँ पे जब एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का जो है, इसमें 77% जो फंडिंग जो है वो मनी अकाउंटेड फॉर मोर देन 90 पब्लिक मनी, यानी कि गवर्नमेंट्स ने 97% जो है इस वैक्सीन के प्रोडक्शन में फंड किया है। अलग अलग देशों ने, यूके ने फंड किया, यूएसए ने दूसरे देशों ने फंड किया था इसको। तो ये जब पब्लिक मनी से आपका फंड हुआ तो आपका तो मोनोपोली, आपका पेटेंट का तो कोई हक नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। 97% इन्वेस्टमेंट तो पब्लिक मनी का है, तो इसलिए पब्लिक के पास जाना चाहिए, ये पेटेंट आपको नहीं कराना चाहिए। ये तो पहला इन्होंने दे दिया, रिवार्डेड फॉर द अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था, अमाउंट तो आपने इन्वेस्ट किया नहीं। दूसरा जो कहा जाता है इंसेंटिव टू इनोवेट, दूसरा ऑब्जेक्शन जो है द आइडिया पेटेंट इतना बिकम समथिंग डॉगमा बट अदर अपीलिंग अल्टरनेटिव्स हैव बीन मूटेड। तो दूसरा तरीके से हम उसको रिवार्ड कर सकते हैं। यहाँ जो कहा गया है कि आप उसको पेटेंट दीजिए, तो पेटेंट के अलावा दूसरे तरीके भी है जिससे हम कंपनी को रिवार्ड दे सकते हैं, प्राइज दे सकते हैं। ये इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज किया था कि एक प्राइज फंड आप रखें मेडिकल रिसर्च इन प्लेस ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट के बदले आप उनको एक मेडिकल रिसर्च प्राइज दीजिए मेडिकल रिसर्च के केस में। अगर कोई इनोवेशन करता है, कोई नया ड्रग लेके आता है, तो पेटेंट आप हटा करके इसको हम दे सकते हैं। मतलब रिवार्ड जो आपको चाहिए तो रिवार्ड आपको मिल जाएगा दूसरे तरीके से, पेटेंट की जरूरत नहीं है, आपको पैसा मिल जाना चाहिए। तो ये दूसरा जो सजेशन इन्होंने दिया है, तो ये चीज आप आंसर में अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये प्राइस सिस्टम जो है मोर इफिशियंट होगा और ज्यादा इक्विटेबल होगा। We cannot continue to persist with rules granting monopolies which place the right to access basic healthcare in position of constant peril। तो ये इन्होंने कहा कि पेटेंट को हम रख नहीं सकते, बेसिकली मोनोपोली को रखना स्पेशली मेडिकल केयर में गलत है। तो इस आंसर में बेसिकली आप जो है पेपर GS पेपर 3 में
जो पेटेंट को लेकर के है आपका टेक्नोलॉजी जो है, पेटेंट जो है उसमें आप इस आंसर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पेटेंट का जो आपका बैकग्राउंड क्या क्या क्यों नहीं जरूरी है, पेटेंट के फेवर में क्यों क्या कहा जाता है, क्या जरूरी है पेटेंट के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए और इंडिविजुअल के लिए, और हमारा देश में क्या रूल्स है, पेटेंट एक्ट क्या है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है, जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और इस जो इसके अगेंस्ट आप सजेशन दे सकते हैं कि क्या हमें करने की जरूरत है। जैसे प्राइस हम रख सकते हैं पेटेंट के अगेंस्ट में, तो वे फॉरवर्ड में सजेशन में आप इसको लिख सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है। ट्रिप्स एग्रीमेंट बेसिकली जो है ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, डब्ल्यूटीओ का एक पार्ट है एग्रीमेंट। इसमें जो मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ आईपी रेगुलेशंस, तो आईपी रेगुलेशन जो है अलग अलग देशों को मिनिमम कितना अपना जो कानून है वो क्या क्या मिनिमम उसमें होना चाहिए, आईपी एक्ट के रिलेटेड जो कानून है उसमें क्या क्या आपको मिनिमम रखना है। तो इंट्रोड्यूस ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इन्फोर्सिंग नियरली ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग दो जो पेटेंट्स। इसमें जो है बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, जीआई टैग हो गया, इसके लिए जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर देश को एक मिनिमम जो है अपना कानून रखना पड़ेगा, मिनिमम जो है कानून में उसको प्रोविजन रखना पड़ेगा, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट बताता है। इसके अलावा ये इन्फोर्समेंट प्रोसीजर बताता है कि अगर कोई नहीं करा तो कैसे इन्फोर्स कर सकती है डब्ल्यूटीओ के ऊपर, डिमेडीज क्या होता है मान लीजिए किसी ने नहीं किया तो, और डिस्प्यूट हमारे को दो देशों के बीच में अगर है पेटेंट को लेकर डिस्प्यूट तो वो रिजोल्यूशन कैसे होगा, ये सारा इस एग्रीमेंट के अंदर है। तो ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म ऑफ आईपीआर जो इसमें कवर होता है, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, जीआई टैक्स हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइंस हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, और एक्सक्लूसिव राइट ओवर न्यू प्लांट स्पेसीज। कि जितने भी आईपीआर डिजाइंस जो है, जो पेटेंट या उससे रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है सबको ये एग्रीमेंट कवर करता है। और इसमें यही है कि भाई जो देश मेंबर है डब्ल्यूटीओ के, उनको मिनिमम अपने देश में कानून लेके आना है जो कि आईपीआर को प्रोटेक्ट करे, उसका ये मिनिमम स्टैंडर्ड बताता है ये एग्रीमेंट। ठीक है, इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट में इन्फोर्समेंट कुछ रेमेडीज भी गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ या दूसरे देश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन एरिया, ये बेसिकली एडिटोरियल है। इसमें जो है बेसिकली जो है सऊदी अरेबिया का बताया इन्होंने, सऊदी अरेबिया ने क्या क्या ग्रीन इनिशिएटिव लिया है हाल के दिनों में। एक दो एग्रीमेंट उन्होंने बताया, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ये दोनों इसने जो है बेसिकली G20 में अनाउंस भी किया था सऊदी अरेबिया ने जब वहाँ प्रेसिडेंसी थी। तो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली वेजिटेशन कवर बढ़ाना, रिड्यूस कार्बन इमिशन, लैंड डिग्रेडेशन को कम करना, 10 बिलियन ट्रीज जो है प्लांट किए जाएंगे इस सऊदी अरेबिया में, जिससे कार्बन इमिशन का तकरीबन 4% ग्लोबल कंट्रीब्यूशन कम होगा। दूसरा जो इनिशिएटिव है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ये जो है सऊदी अरेबिया इसके अंदर में बाकी जो गल्फ मेंबर्स है उसके साथ काम करेगा, रीजनल पार्टनर्स का काम करेगा, और 40 बिलियन ट्रीज एडिशनल वेस्ट एशिया के रीजन में वो प्लांट किया जाएगा। ये तकरीबन 5% ऑफ ग्लोबल टारगेट ऑफ प्लांटिंग 1 ट्रिलियन ट्रीज जो है वो है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बेसिकली जो इनका इनिशिएटिव है ग्रीन क्लाइमेट को लेकर। तो ये आपका एग्जाम के लिए हम कहें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सऊदी अरेबिया का अपना इनिशिएटिव है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट से मैं बात करूं तो यहाँ पे आप इन दो चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे करंटली ऑपरेट लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन प्लांट जो वर्ल्ड में वो सऊदी अरेबिया के पास है, जो कि 500,000 टन ऑफ CO2 एनुअली उसको कैप्चर करता है, उससे जो फर्टिलाइजर और मेथनॉल में कन्वर्ट करता है, और रीजन्स मोस्ट एडवांस CO2 इनहेंस्ड वाइल्ड रिकवरी प्लांट है। तो ये सऊदी अरेबिया का उन्होंने बेसिकली बताया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इंडिया के केस में इंडिया का सोलर अलायंस का पार्टनर भी है ये सऊदी अरेबिया, और इसी के बारे में ज़्यादा था, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। तो इस चीज़ को आप ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। और ये दो स्कीम्स जो हैं सऊदी अरेबिया का पार्ट है, इसको आप लिख सकते हैं कि ये स्कीम्स बेसिकली है क्या, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने पहले भी कवर किया है। ये बेसिकली क्या है, हमारा एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था, और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया था 30 नवंबर 2015 में पेरिस फ्रांस में, जो ग्रीन क्लाइमेट समिट हुआ था उसके साथ साथ इसको लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ नेशंस है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इसके बीच में पड़ते हैं, या आधे या पूरा इनका इस दोनों के बीच में ये देश आते हैं। और यहाँ पे बेसिकली सन साइन जो है तकरीबन 300 दिन से ज़्यादा आती है, तो ये देश इसके मेंबर हो सकते हैं इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। यहाँ पे ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है, जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है, गुरुग्राम में। और इसका मेन एम क्या है कि फाइनेंशियल रिस्क अक्रॉस लार्जर ग्लोबल मार्केट, इंकरेजिंग कॉपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी यानी सोलर टेक्नोलॉजी पे कॉपरेशन बढ़ाने का, एनर्जी एक्सेस, सोलर एनर्जी को कैसे ज़्यादा लोग एक्सेस कर पाएंगे, अगर टेक्नोलॉजी होगा तो ज़्यादा कंट्रीज जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे,
और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब आप जो है उसको ट्रेनिंग दे, टेक्नोलॉजी कैसे वहाँ पे आ सकते हैं, नो हाउ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, ये सब बेसिकली एम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इस तरह से इंडिया का जो है एक एजेंसी बनाना, ग्लोबल एजेंसी को लीड करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है राइट प्रायोरिटीज। ये बेसिकली उसी को लेकर के यूएसए ने जो अभी कहा है कि वो जो वैक्सीन सप्लाईज है या बाकी जो मदद है इंडिया को करेगा। तो व्हाट इंडिया नीड्स अब्रॉड इज टू फोल्ड। इंडिया तो बेसिकली चाहिए मेडिसिन, ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइस, ऑक्सीजन की कमी है अभी। तो इसके अलावा इनमें कहा गया कि जो अभी हमने देखा WTO वाला, तो इसमें कहा गया कि यूएस को इसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया का जो इनिशिएटिव है, इंडिया और साउथ अफ्रीका पेटिशन जो है, इसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि सभी देश इसका फायदा उठा सके टेक्नोलॉजी का। इसके बाद कुछ खास नहीं इसमें, बेसिकली इंडो यूएस को लेकर के यही कहा गया है। नेक्स्ट आपका ट्रू नेम, ये जो हमने पहले भी कवर किया था इसमें। ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ने थोड़ा दिन पहले इसको रिकॉग्नाइज किया है कि जो अर्मेनियंस का किलिंग हुआ था 1915-16 में टर्की में ऑटोमन तुर्क्स जो एम्पायर था उसके द्वारा, इसको इन्होंने एक्ट ऑफ जिनोसाइड घोषित किया है यूएसए ने। और ये बेसिकली टर्की के साथ इसका बेसिकली रिलेशन खराब करता है। तो ये जिनोसाइड क्या था, इसको ऑलरेडी हमने कवर किया है, 2-3 दिन पहले आर्टिकल आया था। तो इसको आप प्रीवियस आर्टिकल जाके देख सकते हैं, प्रीवियस एडिटोरियल, प्रीवियस एनालिसिस। तो एक्ट ऑफ जिनोसाइड इसको घोषित किया था यूएसए ने। इसमें जो बेसिकली 1.5 मिलियन अर्मेनियंस को माना जा रहा है कि मारा गया, किल्ड बाय, उस समय जो टर्की के रूलर थे ऑटोमन एम्पायर, उन्होंने मारा था आफ्टर इन द कोर्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। तो ये क्या है, इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में डील किया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं ये क्या था उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका है अ प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर कोविड-19। ये बेसिकली इन्होंने बताया कि कैसे जो है ना कोविड-19 को आप ना प्रोटोकॉल, जो मेडिकल प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। और ये बेसिकली एक इंडिया कोविड एसओएस टीम है, इनकी ये वेबसाइट है। इन्होंने बेसिकली क्लियर गाइडेंस डेवलप किया है कि होम मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, मतलब जो पेशेंट घर पर ठीक हो रहे हैं या इनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स है, मॉडरेट सिम्टम्स है, तो उनको क्या करना चाहिए, उसी को यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है आपके अगल बगल में, आपके घर में, तो उसको आप इसके हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला तो इन्होंने कहा है कि अगर किसी को सिम्टम्स आए, जैसे कि फीवर का हो गया, सोर थ्रोट, ड्राई कफ, हेडेक, तो ये आपको ट्राई करना चाहिए टेस्ट करवाने का। बहुत जगह टेस्ट नहीं हो पा रहा है, अगर आप टेस्ट नहीं भी करा पा रहे हैं अब, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि आपको कोविड है और आप घर में रहिए, खिड़कियाँ खुले रखें ताकि आपका जो वेंटिलेशन अच्छा हो, और उसके बाद पैनिक ना करें। तो 90% ऑफ लोग जो है, जो कोविड से है ना, जिनको हुआ है, वो घर पर रहकर ही उनका ट्रीटमेंट हुआ है बेसिकली, विदाउट नीडिंग हॉस्पिटल केयर। तो ये आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो आप घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं। एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें जो कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करे, तकरीबन 4 बार, 3 से 4 बार आप दिन में तकरीबन उसको चेक करें ऑक्सीजन लेवल को अपना, और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल सही होना चाहिए। इसके अलावा एक एविडेंस है कि स्टेरॉइड इनहेलर भी आप रख सकते हैं। अगर 50 साल से ऊपर के लोग हैं तो उनको हेल्प कर सकता है ये ऑक्सीजन, अगर डिप करता है तो उस केस में। कैन बी यूज ट्वाइस ए डे फॉर 4 to 7 days। और अगर ऑक्सीजन लेवल्स आर एट और एवर, अगर 92% से ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा है, ज़्यादा है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की या ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ओरल स्टेरॉइड जो है आप बेसिकली, या जो प्लाज्मा जो कहा जा रहा है, प्लाज्मा रेमडेसिविर, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों को अगर हॉस्पिटल आपका एडमिशन ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये जनरली इस मेडिसिन के पीछे भागना नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92% से कम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और ज़्यादा उनका रिकमेंडेशन देखें, उनका रिकमेंडेशन माने। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है 92% से कम अगर होता है तो ऑक्सीजन और ओरल स्टेरॉइड ये आपको लेने चाहिए। डीमेथाक्सोनोन जो एक स्टेरॉइड मेडिकेशन है, इसको आप ले सकते हैं जनरली एट अ डोज ऑफ 6 mg पर डे फॉर 5 days। तो इनके सब ये अगर अवेलेबल है तो दूसरे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है। तो ये आपका ऑक्सीजन के लिए अगर है तो ये ओरल स्टेरॉइड ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो ये ज़रूरत है आप ब्लड शुगर लेवल भी देखें, अगर स्टेरॉइड आप ले रहे हैं, अगर नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल है तो ज़रूर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब आता है यहाँ पे अनप्रूवन मैटर। इन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग जो है दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि सही नहीं है, जैसे आइवरमेक्टिसिन लेना,
या हाइड्रोक्लोरिन टेबलेट लेना, विटामिन सप्लीमेंट्स, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, ये जरूरी नहीं है, या प्लाज्मा थेरेपी, ये सब बेसिकली जो अनप्रूवन मेथड है, प्रूव नहीं हुआ कि इससे कुछ हेल्प होता है। इसको इसके पीछे आप ना भागे, इन चीज़ों के पीछे। रेमडेसिविर का भी रोल भी जो है बहुत बार WHO ने बाकी ने कहा है कि लिमिटेड रोल है, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। स्टेइंग होम इफ सिम्टम्स आर माइल्ड विल हेल्प सेव ऑक्सीजन। अगर आपका माइल्ड सिम्टम है तो अगर आप घर पे रहकर ट्रीट होते हैं तो हॉस्पिटल बेड बचेगा, ऑक्सीजन और जो बाकी जो सप्लाई जो सीरियसली इल पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है उनको वो मिल सकेगी। तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि भाई हमारा अगर सिम्टम ज़्यादा नहीं है तो हम घर पे रहकर ही मेडिकेशन कराएं और जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है उसको हम लें। इसके अलावा वियरिंग ए मास्क हो गया, क्राउड को आपको अवॉइड करना है, बार बार हाथ धोना है, वैक्सीनेट जरूर करवाएं आप। कर्फ्यू एंड लॉकडाउन्स विल वर्क इफ इम्प्लीमेंटेड केयरफुली। तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या हेल्थ उनको मेजर लेना चाहिए, कर्फ्यू और लॉकडाउन कर सकते हैं आप। मास गैदरिंग को प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। लार्ज स्केल वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स है, स्पोर्ट्स स्टार है, उनको वैक्सीनेशन प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन करवाएं। और वैक्सीनेशन का जो हेजिटेंसी है कि लोग में लगता है कि नहीं वैक्सीन कराएंगे तो हमें दूसरी बीमारियां हो सकती है, तो वो हेजिटेशन जा सकता है अगर ये हम इसको प्रमोट करेंगे तो। टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है और टेस्ट रिजल्ट को टाइमली हमें देने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है सही से इलाज करा पाए और टाइमली ट्रीटमेंट उनका शुरू हो पाए। ये गवर्नमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि क्या करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट साइड पे। मेडिसिन सप्लाई, ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से सही दामों पर अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में। इसके अलावा जो डेटा कहा जाए कि डेटा बार बार छिपा रहे हैं, डेथ का डेटा या जो जितने इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो ये डेटा बहुत ज़रूरी है। तो पेंडेमिक से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराना बहुत जरूरी है ताकि उस पर रिसर्च हो सके और उससे सही पॉलिसी डिसीजन लिया जा सके। तो ये पूरा बेसिकली कोविड ट्रीटमेंट को लेकर के, होम केयर ट्रीटमेंट कैसे आप कर सकते हैं उस पर लेकर ये है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है केसलेस फ्लाइट। ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया जो होता है प्रीजन में, जो फिशरमैन या जो लोग गलती से क्रॉस कर गए बॉर्डर में, तो उनका लेकर उन्होंने बताया कि कैसे उनको बहुत सालों तक वो जेल में पड़े रहते हैं, बहुत बार उनकी डेथ हो जाती है, उनकी बॉडी जो है यहाँ पे दूसरे देशों में नहीं पहुंचाई जाती है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि ये क्या जो है बेसिकली कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जाता है। इंडिया पाकिस्तान साइन एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस इन 2008। इस एग्रीमेंट का जो सेक्शन 4 कहता है कि दोनों गवर्नमेंट जो है कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाएगा 3 महीने के अंदर अगर कोई नेशनल एक दूसरे देश का नागरिक दूसरे देश में अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है या उसको सजा होती है। तो ये दूसरा अलावा बोथ गवर्नमेंट्स एग्री टू रिलीज एंड रिपैट्रिएट पर्सन्स विद इन 1 month ऑफ कंफर्मेशन ऑफ देयर नेशनल स्टेटस एंड कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। तो जब आपको दूसरे देश पता चल जाता है कि दूसरे देश का नागरिक है, उसका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसको 1 महीने के अंदर आपको रिलीज कर देना चाहिए, दूसरे देश में भेज देना चाहिए। लेकिन इसकी फॉलो नहीं हो रहा है, ये फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसे यहाँ 2-3 केस स्टडी बताए हैं कुछ पर्सनस का जिनको डेथ हो गया लेकिन उनकी बॉडी तक नहीं मिली है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताया। बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है फिशरमैन है जो कि मछली पकड़ते पकड़ते बेसिकली दूसरे पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस गए गलती से। तो ये हमें बताया ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीमेंट डज नॉट स्टेट टाइम लिमिट। दे आर न्यूमरस इंस्टेंसेस इन विच बोथ कंट्रीज हैव नॉट कन्फर्म नेशनलिटी फॉर एज लॉन्ग एज 18 months। तो इसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं रखा गया है कंसुलर एक्सेस का इस एग्रीमेंट में। बहुत बार 18 महीने तक का डिले हो जाता है जिससे फैमिलीज को बेसिकली सफ़र करना पड़ता है। ज़्यादातर जैसे मैंने कहा फिशरमैन है गुजरात रीजन के, सौराष्ट्र रीजन के, जो कि जनरली अनइंटेंशनली जो पाकिस्तानी पानी टेरिटोरी में चल जाते हैं, पानी वाटर जो है मछली पकड़ते पकड़ते, और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है वहाँ पर। आइडियली प्रिजनर्स शुड बी रिलीज एंड रिपेट्रिएटेड द डे दे कंप्लीट द प्रिजन सेंटेंसेस। तो जनरली ये होना चाहिए लेकिन ये होता नहीं है। 2007 में इंडिया पाकिस्तान ने ज्वाइंट जुडिशियल कमेटी सेटअप किया था जिसमें कि 4 रिटायर्ड जज दोनों तरफ से थे, इंडिया के 4 जज और पाकिस्तान के 4 रिटायर्ड जज। ये जनरली 2 बार होती थी मीटिंग, लेकिन 2013 से मीटिंग नहीं हुई है। तो इसको हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग जो है हमारे नेशनल्स जो दूसरे देश में जेल में पड़े हुए हैं उनको हम छुड़ा सके और उनको घर ला सके। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ये डेटा पॉइंट है ये बेसिकली बताता है कितना मिलिट्री स्पेंडिंग हुई है 2020 में, क्योंकि कोविड पेंडेमिक था तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना कि कोविड को होते हुए भी कितने देशों ने मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाई है, ज़्यादा उनका रहा है। तो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग 2020 वर हाईएस्ट इन एटलीस्ट 22 ईयर्स। तो अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो 2020 में जितना मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया गया अलग देशों के द्वारा वो हाईएस्ट था
सालों में, पिछले 22 सालों में। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना डेटा बताया है। 5 बिगेस्ट स्पेंडर जो थे वो उसमें है यूएस, चाइना, इंडिया, रसिया, यूके। इंडिया जो है, अगर ब्रिक्स की बात करें तो इंडिया का एक्सपेंडिचर रसिया के बाद दूसरा था। तो ये हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 में सबसे ज़्यादा यूएसए का, उसके बाद चाइना और उसके थर्ड रैंक पर इंडिया। डिफेंस बर्डन की बात करें, अगर जीडीपी का कितना परसेंटेज आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो इंडिया का था 2.9% ऑफ जीडीपी, और एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो 9.1% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपने सिर्फ डिफेंस के की मिलिट्री, अगर आपने इक्विपमेंट खरीदे या जो भी कुछ उस पर आपने खर्च किया। ब्रिक्स नेशन की बात करें तो इंडिया का मिलिट्री स्पेंडिंग जो है एज ए शेयर ऑफ बोथ जीडीपी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेकंड हाईएस्ट था, रसिया के बाद आपका दूसरा नंबर था इंडिया का। तो इसको बेसिकली क्रिटिसाइज करने से देखा गया कि आपको जो अभी कोविड के समय में आपको जो हेल्थ केयर पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए था, तो उसको छोड़ करके गवर्नमेंट ने ज़्यादा जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, तो इसको आप एक तरह से कंसर्न में लिख सकते हैं, एग्जाम में अपने आंसर में इस चीज़ को, आप डेटा को आप लिख सकते हैं आंसर में। उसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल, इन्फोर्सिंग कोविड-19 रूल्स इज स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेज ईसीआई। तो इस जो मद्रास कोर्ट ने कहा था, उस ऑब्जर्वेशन था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो इन्फोर्समेंट है, हमने तो प्रोटोकॉल कर दिया था, इन्फोर्समेंट जो है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को करना चाहिए, स्टेट अथॉरिटी का काम है, हमारा काम नहीं है। और हमने जो नोटिफाई कर दिया था बेसिकली इस चीज़ को, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने पहले भी कवर किया था कि इसके अंदर में कौन कौन से अथॉरिटी आती हैं। तो एक दोबारा आप समझ सकते हैं इसको। तो इस एक्ट के अंदर में नेशनल लेवल पे कुछ अथॉरिटी बनाई गई हैं, स्टेट लेवल पे और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर से डील करने के लिए। नेशनल लेवल की बात करें तो एनडीएमए है सबसे टॉप पे, जिसका चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिसके चेयरमैन होते हैं आपके जो होम सेक्रेटरी। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो कि एक स्पेशलाइज फोर्स है, जिसको कि अलग जगह पर डिप्लॉय किया जाता है डिजास्टर से डील करने के लिए। स्टेट लेवल की अगर बात करें तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर स्टेट के, और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसको हेड करते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो ये स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूशन होता है जो डिजास्टर को देखना इनका काम है। नेशनल प्लान या स्टेट प्लान जो बनता है उसको इम्प्लीमेंट करना इनका काम है, देखना कि वो इम्प्लीमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंस्टीट्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड करते हैं बेसिकली वहाँ के डीएम कलेक्टर जो भी हो गए, वो उसको हेड करते हैं। और जो प्लान बनाया गया है तो डिस्ट्रिक्ट पे कहाँ इंप्लीमेंट होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये देखना इनका काम है। तो ये फ्रेमवर्क है, इसको डिटेल में हमने डील किया था पहले। और डिजास्टर मैनेजमेंट को आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि कोविड को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पिछले साल भी इन्वोक किया गया था, इस साल भी इसमें हमने इन्वोक किया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को आप डिटेल में देखें, इसके अंदर क्या क्या है। और डिजास्टर से डील करने के लिए अलग अलग डिजास्टर डील करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क है आपका। तो इस सब को आप जरूर पढ़ ले। नेक्स्ट आपका है लीडर्स कॉल फॉर हाउस पैनल्स मीट। ये बेसिकली जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उनके जो 2 पार्लियामेंट्री कमेटी, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आईटी कमेटी। तो इस दोनों के चेयरमैन जो है, जैसे जयराम रमेश है आपका आईटी साइंस टेक्नोलॉजी कमेटी के, और शशि थरूर है आईटी कमेटी के। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर को और राज्यसभा के चेयरमैन को कि मीटिंग को वर्चुअली आप अलाउ कीजिए कन्वीन करने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, मीटिंग एक महीने में कन्वीन नहीं हुआ है। तो वर्चुअली इसको कन्वेन करने का इन्होंने परमिशन मांगा है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, इसका हमारा अलग से डिटेल वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 वीडियो लेक्चर्स है पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर के। अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, कैसे चुनाव होता है मेंबर का, चेयरमैन कौन होते हैं, इस सबको हमने डिटेल में बताया है। ये पार्लियामेंट को लेकर के आपका पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैंडिंग कमेटी जो बेसिकली इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनरली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो अलग अलग मैटर्स पे डील करते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट का रेगुलेशंस कैसा है, गवर्नमेंट का एक्ट कैसा है, क्या चेंजेस लाया जाना चाहिए, ये सब इसको देखा जाता है। इसको आप जरूर वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, स्टेट्स हैव 1 करोड़ डोजेस। सेंटर ने कहा है कि 1 करोड़ डोजेस स्टेट्स के पास ऑलरेडी है, और 80 लाख और जो है शॉट्स हम 3 दिन में सप्लाई करेंगे। ये जो बहुत देशों ने बेसिकली कहा था कि भाई राज्यों ने कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और 1 मई से जो है 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का स्टार्ट होने वाला है। ये वैक्सीन वेस्टेज कितना कितना किस राज्य ने किया है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का वेस्टेज है, 8.83% वैक्सीन वेस्ट किया इन्होंने। उसके अलावा दूसरे देशों का है। तो वैक्सीन वेस्टेज को कम करने की ज़रूरत है। इसको आप डेटा को लिख सकते हैं कि वैक्सीन वेस्टेज को आपको कम करने की ज़रूरत है। इतना अगर हम कम कर पाते तो हमारे पास और ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल होती।
इसी को लेकर के बाकी यहाँ पॉलिटिकल है, ज़्यादा कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। CII नेक्स्ट आर्टिकल, CII टास्क फोर्स ऑन ऑक्सीजन सप्लाई चेन। तो ऑक्सीजन सप्लाई चेन अगर हम देख रहे हैं देश में कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक अवेलेबल नहीं है, तो उसको लेकर के CII ने अपना जो एक सप्लाई चेन टास्क फोर्स बनाया है जो सप्लाई चेन को देखेगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करके, ताकि सही समय पर जल्दी से जल्दी जो ऑक्सीजन सही जगह पे पहुंच सके। तो CII जो बेसिकली क्या है, इसका आपने शायद बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, तो एक मैं बता देता हूँ मोटा मोटी ये क्या है। ये नॉन गवर्नमेंट का नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड, इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं, बेसिकली तरह से कहा जाए नॉट फॉर प्रॉफिट है और इंडस्ट्री इसको लीड करती है, इंडस्ट्री इसको मैनेज करती है। 1895 में स्टार्ट हुआ था। ये गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी इशूज पे काम करती है, जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के लेकर। तकरीबन 9000 मेंबर्स है इसके, प्राइवेट एज वेल पब्लिक सेक्टर भी कंपनी भी इसके मेंबर्स हैं, SMEs MNC सब मेंबर इसके। और इनडायरेक्ट मेंबर्स अगर हम देखें जो कि अलग अलग मान लीजिए जो बॉडी जिससे जुड़े हुए हैं, तकरीबन 3 लाख एंटरप्राइज इससे जुड़े हुए हैं नेशनल और रीजनल लेवल पर। इट वर्क्स टू क्रिएट एंड सस्टेन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पार्टनरिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। तो ये सिविल सोसाइटी ये सबके साथ काम करके, गवर्नमेंट के साथ काम करके कि कैसे जो इन्वायरमेंट है हम इंडस्ट्री को डेवलप करा सकते हैं, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया का हो सकता है। पॉलिसी इशू पे बेसिकली गवर्नमेंट को कंसल्टेशन भी करती है गवर्नमेंट इनसे कि जो पॉलिसी लेके आ रही है उसमें क्या क्या चेंजेस, जैसे बजट के समय भी कंसल्ट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है CII। और भी इंडस्ट्रियल बॉडी है, टेस्कॉम आपका है, सॉरी नेस्कॉम है, और भी दूसरी बॉडीज है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है कोविड-19 डेथ टोल क्रॉसेस 2 लाख, केस टेली ऑलमोस्ट 1.8 करोड़। तो ये कोविड का जो पिछले दिन में जो डेटा है वो बताया गया है इसमें। तकरीबन 3306 नए डेथ रिकॉर्ड हुए, रजिस्टर्ड हुए हैं, और डेली केसेज अगर बात करें तो 3,62,000 केसेज रिकॉर्ड हुए हैं। 16,58,700 टेस्ट कंडक्ट किया गया है। तो इसको आपको देखना है कि डेटा जो है कभी जनरली हमारा बढ़ रहा है, और हमारा कोविड डेथ भी बहुत ज़्यादा हो गया, अगर हम कहें 3000 का मार्क हमने क्रॉस कर दिया है। तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप जरूर अपने आसपास रखें। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है USTR डिस्कसेस कोविड-19 रिलीफ विद वैक्सीन मेकर्स। तो USTR ने बेसिकली कैसे कोविड-19 का वैक्सीन जो है रिलीफ दिया जा सकता है पेटेंट को लेकर के, उसको लेकर के इन्होंने USTR ने डिस्कस किया 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, फाइजर और एस्ट्राजेनेका के साथ। तो ये बेसिकली जैसे हमने अभी देखा था एडिटोरियल में भी कि WTO में जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अपना सबमिट किया था कि भाई वैक्सीन एक पेटेंट है उसमें हम रिलैक्सेशन दिया जाए, और बाकी मेडिसिन के केसेज में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के पास सही दामों में वैक्सीन और मेडिसिन पहुंच सके। तो ये USTR क्या है बेसिकली, इसको आप देख सकते हैं। ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स का एक एजेंसी है जो कि फॉर डेवलपिंग एंड रिकमेंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड पॉलिसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये रिकमेंड करती है पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को कि क्या हमें पॉलिसी लेनी चाहिए ट्रेड को लेकर के। ट्रेड निगोशिएशंस भी करती है ये बायलैटरल और मल्टी लेवल पे, मतलब 2 देशों के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स और मान लीजिए इंडिया हो गया, और मल्टीलेटरल लेवल पे यानी कि कुछ देशों के साथ कंबाइंड में, और कोऑर्डिनेटिंग ट्रेड पॉलिसी विद इन गवर्नमेंट। तो ये इसका काम है बेसिकली, ट्रेड पॉलिसी निगोशिएट करना अलग अलग देशों के साथ। ये जो बेसिकली हेड होते हैं इसके, ये कैबिनेट लेवल पोजीशन होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके अलावा एक सेक्शन 301 आपने सुना होगा, काफ़ी बार न्यूज़ में आता है। ये बेसिकली USTR को अथॉरिटी देता है कि इन्वेस्टिगेट करे और दूसरे देशों में फॉरेन कंट्रीज का एक्शन को इन्वेस्टिगेट करे और रेस्पॉन्ड देखे अगर वो अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी है एंड मे निगेटिवली अफेक्ट US कॉमर्स। तो अगर मान लीजिए इंडिया ने कोई टैक्स स्टार्ट किया, जैसे डिजिटल टैक्स इंडिया ने स्टार्ट किया था, तो उसको ये अगर इनको लगता है कि US कंपनियों को ये हैम्पर करेगा, US ट्रेड को हैम्पर करेगा, तो वो जो है इस सेक्शन के अंतर्गत उसको इन्वेस्टिगेट करेगी उस टैक्स पॉलिसी को दूसरे देश की। और अगर उनको लगता है कि नहीं ये गलत पॉलिसी है US ट्रेड के हिसाब से, तो उसको वो इंडिया को एक लिस्ट है आपका उसमें डाल सकती है, उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर सकती है इंडिया के ऊपर, और दूसरे कर्व्स जो है लगा सकती है ट्रेड में। तो ये इसका बेसिकली काम है, ट्रेड पॉलिसी दूसरे देशों का देखना, और वो US को हैम्पर तो नहीं कर रहा, US को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है मिलियंस ऑफ रीजंस व्हाई IPL नीड टू रीथिंक प्रायोरिटीज। ये बेसिकली अभी जो कोविड के समय में आप बेसिकली मैच कर रहे हैं, IPL कर रहे हैं, तो इसको लेकर ऑब्जेक्ट किया इन्होंने कि ये सही नहीं, इनसेंसिटिविटी दिखाता टूर्नामेंट का, ये लोग सफ़र कर रहे हैं, आप जो है गेम खेल रहे हैं।
इसी के ऊपर में बेसिकली आप जो हो सकता है आंसर राइटिंग में आ सके, मेंस में भी आ सकता है, तो इसको आप एक पॉइंट यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये लोग कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन होगा, टॉगल अभी समय में लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, बेसिकली एक तरह से डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा, अच्छे डिस्ट्रैक्शन की तरह से। तो ये सही नहीं है, ये एटीट्यूड सही नहीं। बेसिकली स्पोर्ट्समैनशिप जो होता है आपका, कंपैशन, ऑनेस्टी, फेयर माइंडेड, काइंडनेस, इससे ये अलग है, क्योंकि कोविड है, पेंडेमिक, इतना एम्बुलेंस गुजर रही है आपके अगल बगल से और आप मैच खेल रहे हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली इन्होंने रिजेक्ट किया है। तो ये आप जो है अगर ऐसे या मेंस आता है कुछ क्वेश्चंस, उस पे आप जरूर इसको लिख सकते हैं, आईपीएल का क्या रोल है कोविड को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं ताकि आपको वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से मेरे ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।